अब हम लोग वाटसन एंड क्रिक का जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर था डीएनए मॉलिक्यूल के बारे में, उसके सैलिएंट फीचर्स को पढ़ेंगे। तो सैलिएंट फीचर ऑफ डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। और जो डीएनए मॉलिक्यूल होता है वो कई तरह का होता है, ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए, जेड डीएनए, डी डीएनए, मोर देन अ डजन टाइप ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल होता है, जिसको हम लोग क्लास 11th के बायोमॉलिक्यूल चैप्टर में पढ़े हैं। तो और मोस्ट कॉमन जो डीएनए का फॉर्म होता है वो होता है बी डीएनए। तो ये बी डीएनए का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर जो वाटसन एंड क्रिक ने दिया था वो किसका दिया था? बी डीएनए का दिया था, ठीक है। तो इसमें जो पहला फीचर है वो क्या है कि पहला फीचर ये है कि डीएनए का हर मॉलिक्यूल 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का बना होता है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ईच डीएनए molecule is made up of 2 polynucleotide chains, ठीक है। 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स का बना होता है और हर पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में जो शुगर फॉस्फेट होता है वो उस पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का बैकबोन बनाता है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन को ही स्ट्रैंड्स भी कहा जाता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स, ठीक। और इसी में लिख लेंगे दूसरा पॉइंट सेकेंड फीचर में कि द बैकबोन ऑफ ईच स्ट्रैंड या पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन is formed by sugar and phosphate। तो शुगर और फॉस्फेट जो है वो हर पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का या हर स्ट्रैंड का बैकबोन बनाता है। और इस शुगर फॉस्फेट बैकबोन से जो बेसेस होते हैं वो अंदर की तरफ प्रोजेक्टेड होते हैं। तो बेसेस आर प्रोजेक्टेड इनसाइड। तो ये भी आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। The bases are projected inside. The bases are projected inside from the sugar phosphate backbone. The bases are projected inside. अंदर की तरफ प्रोजेक्टेड रहते हैं, आउटसाइड नहीं, अंदर की तरफ, इनसाइड फ्रॉम sugar फॉस्फेट बैकबोन, ठीक। तो मान लीजिए ये एक स्ट्रैंड का शुगर फॉस्फेट बैकबोन है और ये दूसरा स्ट्रैंड का शुगर फॉस्फेट बैकबोन है। ये जो काली लाइन है वो शुगर फॉस्फेट बैकबोन है, काली लाइन है शुगर फॉस्फेट बैकबोन है। ये दो स्ट्रैंड है और ये जो काली लाइन है वो बैकबोन है और इससे बेसेस अंदर की तरफ प्रोजेक्टेड रहते हैं, बाहर की तरफ नहीं, अंदर की तरफ प्रोजेक्टेड रहते हैं। इस स्ट्रैंड से या इस शुगर फॉस्फेट बैकबोन से बेस अंदर की तरफ प्रोजेक्टेड है, इस शुगर फॉस्फेट बैकबोन से बेस अंदर की तरफ प्रोजेक्टेड है। देखिए बेस अंदर की तरफ प्रोजेक्टेड है। तो ये जो चित्र है मात्र सिर्फ बता रहा है कि बेसेस जो है वो बाहर की तरफ प्रोजेक्टेड नहीं है, बाहर की तरफ प्रोजेक्टेड नहीं है, बेसेस अंदर की तरफ प्रोजेक्टेड है, बेसेस अंदर की तरफ प्रोजेक्टेड है, अंदर की तरफ, बेसेस अंदर की तरफ प्रोजेक्टेड है। और ये है शुगर फॉस्फेट बैकबोन एक स्ट्रैंड का और ये शुगर फॉस्फेट बैकबोन दूसरे स्ट्रैंड का। क्लियर हो गया? अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि जो दोनों स्ट्रैंड होते हैं एक डीएनए मॉलिक्यूल के या दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होते हैं वो एंटी पैरेलल होते हैं। बोथ स्ट्रैंड्स आर एंटी पैरेलल,
बोथ स्ट्रैंड्स आर एंटी पैरेलल। मतलब क्या हुआ कि अगर एक स्ट्रैंड में आप ऊपर से नीचे जाएं तो एक एंड पर 5' होगा और दूसरे एंड पर 3' होगा। तो जब आप 5' ऊपर से जब नीचे जाएंगे तो ऊपर 5' मिलेगा और नीचे मूव करेंगे तो नीचे क्या मिलेगा, 3' एंड मिलेगा। और इसी के सामने जो दूसरा स्ट्रैंड होगा इसमें ऊपर 3' एंड होगा और नीचे 5' एंड होगा। यानी इसमें जब आप ऊपर से नीचे चलेंगे तो पहले 3' एंड आएगा तब 5' एंड आएगा। तो बोथ स्ट्रैंड्स आर एंटी पैरेलल का मतलब है कि जब आप आमने सामने के दोनों स्ट्रैंड को ऑब्जर्व करेंगे तो एक स्ट्रैंड में ऊपर 5' एंड है और जब आप दूसरे एंड की तरफ मूव करेंगे तो कौन सा एंड मिलेगा, 3' एंड। और उसी के सामने वाले स्ट्रैंड में एक एंड पर यानी ऊपर की तरफ जब 3' एंड होगा तो जब आप दूसरे एंड की तरफ मूव करेंगे तो कौन सा एंड मिलेगा, 5' एंड मिलेगा। तो कहने का मतलब है कि एक एंड 5' होगा और जब आप मूव करेंगे दूसरे एंड पर तो 3' एंड आएगा। और इसी के सामने जो दूसरा स्ट्रैंड होगा उसमें 3' एंड ऊपर होगा और जब आप मूव करेंगे नीचे की तरफ या दूसरे तरफ तो 5' एंड आएगा। तो ऐसे स्ट्रैंड को बोलते हैं एंटी पैरेलल। ये जो एरो है ये मूवमेंट का डायरेक्शन बता रहा है। 5' से मूवमेंट स्टार्ट किए तो कहां पहुंचे, 3' एंड पर। यहां 3' एंड से मूवमेंट स्टार्ट किए तो कहां पहुंचे, 5' एंड की तरफ। तो 3' to 5' ये वाला स्ट्रैंड बता रहा है, 5' to 3' ये वाला स्ट्रैंड बता रहा है। और जो स्ट्रैंड पर हम एरो बनाते हैं, ऐसे स्ट्रैंड के ऊपर एरो बनाते हैं, वो हेड और टेल है। ये 5' एंड को बताता है, 5' एंड को बताता है और जहां एरो नहीं है वो 3' को बताता है। ये मतलब तो एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स को हम ऐसे भी दिखा सकते हैं। और अगर हम स्ट्रैंड पर मूव करेंगे ऊपर वाले एंड से नीचे वाले एंड की तरफ तो ये मूवमेंट का डायरेक्शन दिखा रहा है। आई बात समझ में? तो ये क्लियर हो जाना चाहिए। तो डीएनए के प्रत्येक मॉलिक्यूल में जो दोनों स्ट्रैंड होता है वो एंटी पैरेलल होता है और ये दोनों स्ट्रैंड से जो बेसेस होते हैं वो अंदर के तरफ निकले रहते हैं। ये हम आपको बता चुके हैं, ये अंदर के तरफ निकले रहते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर हो जाना चाहिए आपको कि बेसेस अंदर के तरफ निकले रहते हैं। 3' 5' एंड भी समझ में आ गया, हर स्ट्रैंड में होता है। और जो बेसेस होते हैं वो अंदर की तरफ निकले रहते हैं। और ये है शुगर फॉस्फेट, एक स्ट्रैंड ये और दूसरा स्ट्रैंड ये। हर स्ट्रैंड में ये जो काली लाइन दिख रही है वो शुगर फॉस्फेट बैकबोन है और जो ये स्क्वायर, ये जो रेक्टेंगल जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है ये बेस है। ठीक है, अब दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े रहते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड को आप डॉट लाइन से दिखाते हैं और ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो है आमने सामने के बेसिस के बीच में बना रहता है। अब कुछ बेसिस के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहता है और कुछ बेसिस के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहता है। तो कुछ बेसिस के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहता है और कुछ बेसिस के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहता है। यानी कि जो 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स हैं वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से कनेक्टेड रहते हैं। यानी 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स आर अटैच्ड विद ईच अदर बाय हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड कनेक्ट्स, हाइड्रोजन बॉन्ड connects 2 strands of a DNA molecule। तो एक DNA मॉलिक्यूल के 2 स्ट्रैंड्स को हाइड्रोजन बॉन्ड कनेक्ट करता है और ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो आमने सामने के स्ट्रैंड में जो बेसेस होते हैं उनके बीच में बना होता है। अब आपको ये पता है कि एडेनिन और थाइमीन के बीच में यानी ए और टी के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होता है और ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। एडेनिन और थाइमीन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, 1 2 और ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, तो 1 2 3। ठीक है, ये क्लियर हो गया।
तो और ध्यान रखेंगे, एडेनिन हमेशा पेयर करता है थायमीन से और ग्वानिन हमेशा पेयर करता है साइटोसिन से। और एडेनिन और ग्वानिन ये दोनों होते हैं प्यूरिन्स, ठीक है। और थायमीन और साइटोसिन क्या होते हैं, ये पायरिमिडीन्स होते हैं। ये दोनों क्या होते हैं, पायरिमिडीन्स होते हैं, पायरिमिडीन्स, ठीक है। तो प्यूरिन हो गया और पायरिमिडीन हो गया। तो प्यूरिन्स जो है अगर स्ट्रक्चर देखोगे तो बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, पायरिमिडीन्स छोटे मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये बड़ा मॉलिक्यूल है, तो ये रेक्टेंगल, ये जो रेक्टेंगल है ये बड़ा बनाया है। और जो प्यूरिन्स होते हैं, पायरिमिडीन्स छोटे होते हैं, तो ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं और प्यूरिन्स लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो एडेनिन ग्वानिन बड़े रेक्टेंगल्स होंगे, थायमीन साइटोसिन छोटे रेक्टेंगल होंगे। तो अगर एक स्ट्रैंड में बड़ा बेस है तो उसके सामने वाले स्ट्रैंड में उसी के सामने छोटा बेस होगा। ये बड़ा बेस है तो ये छोटा बेस होगा। बड़ा बेस यानी प्यूरिन, तो छोटा बेस इसके सामने पायरिमिडीन। प्यूरिन बड़ा बेस तो उसके सामने छोटा बेस पायरिमिडीन। यहाँ देखो ये छोटा बेस है तो इसके सामने बड़ा बेस है, इनके बीच में क्या है, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो जाहिर सी बात है ये साइटोसिन हो गया, ये ग्वानिन हो गया, ठीक। यहाँ पर क्या हो गया, ये थायमीन हो गया, ये एडेनिन हो गया। बड़ा बेस, तो एडेनिन और ग्वानिन बड़े बेसेस हैं क्योंकि ये प्यूरिन्स हैं, और थायमीन साइटोसिन छोटे बेस है क्योंकि ये पिरिमिडीन्स हैं। तो एक रूल समझ लीजिएगा कि 2 स्ट्रैंड में एक डीएनए मॉलिक्यूल के जो एक स्ट्रैंड में अगर बड़ा बेस होगा तो उसके सामने वाले स्ट्रैंड में उसी के सामने छोटा बेस होगा। अगर इधर छोटा बेस होगा तो इधर बड़ा बेस होगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आमने सामने छोटे छोटे बेसेज आ जाए, आमने सामने बड़े बड़े बेसेज आएंगे। अगर छोटे छोटे बेसेज आ जाएंगे तो डीएनए कहीं पर पतला कहीं पर मोटा हो जाएगा। देखो ऐसे हो जाएगा, देखो कैसे, ऐसे। ये देखो बड़ा बेस आ गया, इसके सामने भी बड़े बेस आ गए, तो जगह ज्यादा लेंगे तो डीएनए यहाँ फैल जाएगा। यहाँ देखो छोटा बेस है, यहाँ भी छोटा बेस है, तो यहाँ डीएनए पिचक जाएगा। समझ में आया? तो कभी भी पिरिमिडीन का पिरिमिडीन के साथ पेयरिंग नहीं हो सकता, प्यूरिन का प्यूरिन के साथ पेयरिंग नहीं हो सकता। हमेशा पिरिमिडीन का प्यूरिन के साथ या प्यूरिन का पिरिमिडीन के साथ पेयरिंग होगा। उससे डीएनए का जो डायामीटर है वो क्या होगा, सेम होगा। तो डीएनए का जो डायामीटर है वो यूनिफॉर्म डायामीटर है, यूनिफॉर्म डायामीटर होता है डीएनए का, ठीक है, जो 20 एंगस्ट्रॉम होता है। कितना होता है, 20 एंगस्ट्रॉम। क्यों यूनिफॉर्म डायमीटर होता है? इस स्ट्रैंड से इस स्ट्रैंड की दूरी हर जगह बराबर क्यों होती है? क्योंकि हमेशा प्यूरिन पेयर करता है किससे, पिरिमिडीन से। हमेशा बड़ा बेस पेयर करता है छोटे बेस से। अगर 2 बड़े बड़े बेस आमने सामने आ जाएंगे या 2 छोटे छोटे बेस आमने सामने आ जाएंगे तो जहां छोटे छोटे बेस आएंगे वहां डीएनए पतला हो जाएगा, वहां डीएनए पतला हो जाएगा, और जो बड़े बड़े बेस आएंगे वहां डीएनए चौड़ा हो जाएगा। तो कहीं पर डीएनए जो है वो आपको ज्यादा चौड़ा दिखेगा, डायमीटर 20 एंगस्ट्रॉम से ज्यादा होगा, और कहीं डायमीटर 20 एंगस्ट्रॉम से क्या होगा, बहुत ज्यादा कम होगा। तो नॉन यूनिफॉर्म डायमीटर हो जाएगा डीएनए का। तो वाटसन एंड क्रिक ने ऑब्जर्व किया कि डीएनए का डायमीटर जो है वो यूनिफॉर्म होता है, दोनों स्ट्रैंड के बीच में बराबर दूरी होती है ऊपर से लेकर के नीचे तक, और ये तभी संभव है जब प्यूरिन पेयर करेगा किससे, पिरिमिडीन से, ठीक है। यानी एडेनिन पेयर करेगा थायमीन से और ग्वानिन पेयर करेगा साइटोसिन से, और इसी को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। तो बोथ स्ट्रैंड्स आर एंटी पैरेलल। और 5वां पॉइंट आप लिख सकते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग इज सीन, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग इज सीन। तो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग देखी जाती है। कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग का मतलब होता है एडेनिन जो है वो थायमीन के साथ पेयर करेगा और ग्वानिन किसके साथ पेयर करेगा, साइटोसिन के साथ पेयर करेगा। एडेनिन थायमीन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होगा और ग्वानिन साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि डीएनए का डायमीटर यूनिफॉर्म होता है ऊपर से लेकर के नीचे तक 20 एंगस्ट्रॉम, और वो क्यों होता है ये आगे एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन भी पूछा गया है अपने टेक्स्ट के बीच में, ठीक है। तो इस तरीके से जो 2 चेन आप देख रहे हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन देख रहे हैं, ये एक दूसरे पर हेलिकल कॉइलिंग दिखाते हैं, और ये राइट हैंडेड हेलिक्स होता है। यानी कि इसमें एक स्ट्रैंड दूसरे स्ट्रैंड पर जो कॉइल, 2 स्ट्रैंड एक दूसरे पर जो कॉइलिंग दिखाते हैं वो राइट हैंडेड कॉइलिंग दिखाते हैं। इसको राइट हैंडेड हेलिक्स कहा जाता है। तो आप इस पॉइंट को मेंशन कर देंगे
तो टू चेन्स आर कॉइल्ड इन राइट हैंडेड फैशन, टू चेन्स आर कॉइल्ड इन राइट हैंडेड फैशन। छठवां पॉइंट लिख लेंगे, टू चेन्स आर कॉइल्ड इन राइट हैंडेड फैशन, टू चेन्स आर कॉइल्ड इन राइट हैंडेड फैशन, राइट हैंडेड फैशन या मैनर, कुछ भी आप लिख लें। तो दोनों चेन जो है वो राइट हैंडेड मैनर में एक दूसरे पर क्वाइल्ड रहते हैं। ये क्लियर हो गया? लेफ्ट हैंडेड क्वाइलिंग और राइट हैंडेड क्वाइलिंग याद रखेंगे। सिर्फ जेड डीएनए जो होता है वो लेफ्ट हैंडेड क्वाइलिंग दिखाता है, लेकिन बाकी सभी तरह के डीएनए राइट हैंडेड क्वाइलिंग दिखाते हैं। मतलब क्लॉकवाइज ऊपर से देखेंगे तो घड़ी के सुई की दिशा में क्वाइलिंग होती है, तो उसको बोलते हैं राइट हैंडेड क्वाइलिंग, और लेफ्ट हैंडेड क्वाइलिंग, और ये राइट हैंडेड क्वाइलिंग। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? तो ये हो गया जो छठा पॉइंट है कि टू चेन्स आर कॉइल्ड इन राइट हैंडेड फैशन। जो डीएनए हेलिक्स है उसको आप ऐसे इमेजिनरी डायग्राम एक मैं यहां बना दे रहा हूं, ये मान लीजिए इसका आउटर लिमिट है और ये सेंट्रल एक्सिस है। तो ये एक स्ट्रैंड है, ऐसे कॉइल किया, यहां पहुंच गया, यहां से लेके ऐसे कॉइल किया, यानी ये 360 डिग्री घूम गया। ऐसे ही दूसरा स्ट्रैंड है, वो ऐसे। तो ये एक्सिस है और इसी एक्सिस के अलॉन्ग एक स्ट्रैंड ऐसे कॉइल करता है, दूसरा वाला ऐसे कॉइल करता है। एक ऐसे गया और एक ऐसे गया। ठीक, तो इनके बीच में जो बेसेस होते हैं, ये मान लीजिए एक बेस है, ये दूसरा बेस, ये एक बेस है, ये दूसरा बेस, आमने सामने का बेस का बात हम कर रहे हैं। ये एक बेस है, ये दूसरा बेस है। ऐसे ही आप बनाते जाएंगे। ठीक, ये दूसरा, और इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड आप दिखा देंगे। डॉट लाइन से दिखाते हैं, लेकिन हम ऐसे ही दिखाते हैं आपको। तो हेलिक्स पिच क्या होता है? इसको हेलिक्स पिच कहते हैं। मतलब एक स्ट्रैंड 360 डिग्री घूमने में, यहां से अगर आप मूव करिए और फिर इसी पॉइंट पर पहुंच जाइए तो ये 360 डिग्री घुमा, लेकिन ये स्ट्रैंड 360 डिग्री घूमने के दौरान नीचे उतरता जा रहा है। मतलब ये स्ट्रैंड जो है ऐसे घूम रहा है तो देखो शिफ्ट होते हुए यहां आ गया। तो वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय, तो वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय travel during 360 डिग्री रोटेशन। मतलब 360 डिग्री रोटेशन में कितना वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल किया, इसको हेलिक्स पिच कहा जाता है। हेलिक्स पिच कहा जाता है। तो हेलिक्स पिच की वैल्यू कितनी होती है? तो ये होती है, हेलिक्स पिच की वैल्यू 34 एंगस्ट्रॉम होती है, या 3.4 nm या नैनोमीटर होती है। तो 34 एंगस्ट्रॉम होती है, या इसी को 3.4 nm। तो सवाल ध्यान रखिएगा, एंगस्ट्रॉम में पूछा है कि nm में पूछा है, यानी यहां से लेके यहां तक की दूरी ये जो होती है 34 एंगस्ट्रॉम या 3.4 nm होती है। और इसमें लगभग जब यहां से लेके यहां तक गिनेंगे तो इसमें जो लगभग बेसेस आएंगे, इसमें जो बेसेस आएंगे वो कितने बेसेस आएंगे ये ध्यान रखना है आपको। तो लगभग 10 ऑन एन एवरेज 10 बेसेस आते हैं। ठीक है, ऑन एन एवरेज 10 बेसेस आते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो जब आप यहां से लेके यहां तक बेसेस काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बेसेस आएंगे। तो ईच हेलिक्स पिच में 10 बेस पेयर्स होते हैं, और बेसेस में पेयर्स होंगे ना, एक पेयर, दूसरा पेयर, तीसरा पेयर, चौथा पेयर। तो 10 बेस पेयर्स आते हैं इन ईच हेलिक्स पिच। ठीक, और जब ईच हेलिक्स पिच की जो डिस्टेंस है वो है 34 एंगस्ट्रॉम या 3.4 nm, और जो बेस पेयर्स होते हैं वो बराबर दूरी पर होते हैं, तो दो बेस पेयर के बीच में दूरी यही ना होगी। तो किन्हीं दो बेस पेयर के बीच में दूरी जो होगी वो क्या होगी? तो 34/10
यानी 3.4 एंगस्ट्रॉम, या अगर नैनोमीटर में करेंगे तो ये हो जाएगा 0.34 nm। तो किन्हीं दो बेस पेयर के बीच में दूरी जो होगी वो 0.34 nm होगी या 3.4 एंगस्ट्रॉम होगी। डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर्स, एडजेसेंट बेस पेयर। तो ये हो गया डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट बेस पेयर्स, ठीक। तो डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट बेस पेयर्स ये याद रखना है। और ये जो बेस पेयर्स होते हैं एक दूसरे के ऊपर पैरेलली अरेंज होते हैं। देखिए एक बेस पेयर है, ये दूसरा बेस पेयर है, ये तीसरा बेस पेयर है, ये चौथा बेस पेयर है। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड और ये जो पैरेलल अरेंजमेंट होता है बेस पेयर का, वो दोनों ही डीएनए मॉलिक्यूल को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखना पड़ेगा कि ये दोनों ही डीएनए मॉलिक्यूल को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। द स्टेबिलिटी ऑफ द हेलिकल स्ट्रक्चर इज ड्यू टू, तो स्टेबिलिटी ऑफ द हेलिकल स्ट्रक्चर इज ड्यू टू स्टेबिलिटी ऑफ द हेलिकल स्ट्रक्चर of DNA molecule is due to hydrogen bond present between bases या between strands। भाई strands बोलो या base बोलो, बात एक ही है, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन strands और bases, ठीक है। and the parallel stack of base pairs one above other, the parallel stacks of base pairs one above the other, one above the other, one above the other, the parallel stacks of base pairs, the parallel stacks of base pairs one above the other, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको। तो इस तरीके से आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि जो वाटसन एंड क्रिक ने 1953 में डीएनए मॉलिक्यूल के लिए, खासकर बी डीएनए मॉलिक्यूल के लिए जो डबल हेलिक्स मॉडल दिया था, उसके सैलिएंट फीचर्स क्या क्या है। एक तो डायमीटर याद रखिएगा 20 एंगस्ट्रॉम, तो रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस इसका आधा हो जाएगा 10 एंगस्ट्रॉम। डायमीटर ये है 20 एंगस्ट्रॉम, तो रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस 10 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। एक हेलिक्स पिच की जो दूरी होगी वो 34 एंगस्ट्रॉम हो जाएगी, और उसमें जो बेस पेयर्स होंगे इनके बीच में दूरी होगी 3.4 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। क्वेश्चन को सॉल्व करते समय यूनिट जरूर ध्यान रखिएगा, एंगस्ट्रॉम में दिया गया है कि नैनोमीटर में दिया गया है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, जिसे फ्रांसिस क्रिक ने दिया था। देखिए फ्रांसिस क्रिक ने सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी दिया था। क्या मतलब है इसका? सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का मतलब क्या होता है कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है वो कैसे ट्रांसफर होता है, किन किन मॉलिक्यूल्स के जरिए ट्रांसफर होता है। पहले कौन सा मॉलिक्यूल बनता है, उससे फिर कौन सा मॉलिक्यूल बनता है, उससे फिर कौन सा मॉलिक्यूल बनता है, तो उसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्लोज फ्रॉम जेनेटिक information flows from DNA to RNA and from RNA to proteins। इसका मतलब है कि सबसे पहले DNA बनेगा, DNA से RNA बनेगा और RNA से क्या बनेगी, प्रोटीन बनेगी। DNA से RNA बनने को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, ठीक। और आरएनए से प्रोटीन बनने को बोलते हैं ट्रांसलेशन। तो सबसे पहले डीएनए बनेगा, डीएनए से आरएनए बनेगा और आरएनए से फिर क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा। इसी को बोलते हैं सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। और इसके बारे में किसने बताया था? फ्रांसिस क्रिक ने बताया था, ठीक है। फ्रांसिस क्रिक ने बताया था। लेकिन कुछ वायरसेस में क्या होता है,
ये जो फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है ये उल्टा होता है। वहां पर जो खासकर जो रिट्रोवायरसेस होते हैं, जैसे HIV वायरस है, ठीक है, सारे मतलब सारे RNA कंटेनिंग वायरस की बात नहीं कर रहा मैं, उन RNA कंटेनिंग वायरस की बात कर रहा हूं जहां RNA से DNA बनता है, उनको रिट्रोवायरसेस कहा जाता है। तो इन सम वायरसेस नाम लिख लेंगे, इन सम वायरसेस, खासकर रिट्रोवायरसेस में जैसे HIV में, ठीक है, reverse flow of genetic information is seen. Reverse flow of genetic information is seen. Genetic information is seen. यानी जेनेटिक इंफॉर्मेशन का रिवर्स फ्लो देखा जाता है। क्या रिवर्स फ्लो देखा जाता है? उनमें RNA से DNA बनता है, ठीक है ना। तो RNA से जब DNA बनेगा उनमें, तो उसको कहा जाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। इसको एनसीईआरटी में क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट दिस फेनोमेनन इज सिंपली कॉल्ड, रिवर्स फ्लो को क्या बोलते हैं? तो इसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो जितने रिट्रोवायरसेस होते हैं इनमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन देखा जाता है। तो रिट्रोवायरसेस मतलब इसमें जो RNA कंटेनिंग वायरस होते हैं, ठीक है, they are RNA containing viruses and this RNA show reverse transcription, और ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन जो है दिखाते हैं। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की खोज सबसे पहले टीमैन एंड बाल्टीमोर ने की थी, टीमैन एंड बाल्टीमोर ने की थी। तो टीमैन एंड बाल्टीमोर डिस्कवर्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा राउस सार्कोमा वायरस में। किसमें? राउस सार्कोमा वायरस, HIV वायरस में नहीं, राउस सार्कोमा वायरस में रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की खोज की थी। मतलब उसमें उन्होंने देखा था कि RNA से DNA बनता है और फिर तब DNA से RNA बनेगा और फिर इस RNA से प्रोटीन बनेगा। तो रिवर्स जो है वो ये हो गया, ठीक, RNA से DNA बनना। जनरली हम जानते हैं DNA से RNA बनना, लेकिन जब RNA से DNA बनेगा तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहा जाएगा और इसी को बोला जाएगा सेंट्रल डोग्मा रिवर्स। तो आइए समझते हैं पैकिंग ऑफ DNA हेलिक्स। पैकिंग ऑफ DNA हेलिक्स क्या है? देखिए, जब हम किसी मैमेलियन सेल को ऑब्जर्व करते हैं, खासकर ह्यूमन सेल की अगर हम बात करें, तो मान लीजिए मैमेलियन सेल का जिक्र किया है एनसीईआरटी बुक में, और मैमेलियन सेल में हम एग्जाम्पल ले रहे हैं ह्यूमन सेल, ठीक, ह्यूमन सेल की हम बात कर रहे हैं। अब देखिए, जो ह्यूमन सेल है इसमें 23 पेयर क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं या 23 पेयर DNA मॉलिक्यूल पाए जाते हैं। हमने पहले ही बताया 1 क्रोमोसोम इज इक्विवेलेंट टू 1 DNA मॉलिक्यूल, 1 क्रोमोसोम कंटेन्स 1 DNA मॉलिक्यूल। तो ह्यूमन सेल में क्या होता है, 46 DNA हेलिक्स पाए जाते हैं, ठीक, या DNA मॉलिक्यूल पाए जाते हैं, या इसी को हम कह सकते हैं 46 क्रोमोसोम के रूप में, ठीक है, क्योंकि हर क्रोमोसोम एक DNA हेलिक्स को रिप्रेजेंट करता है। तो 46 DNA हेलिक्स हो गए, आई बात समझ में। और ये बता दें आपको कि इस 46 DNA हेलिक्स में से 23 DNA हेलिक्स मदर से आता है और 23 DNA हेलिक्स फादर से आता है। ये क्लियर हो गया? ये फ्रॉम फादर और ये फ्रॉम मदर, ठीक। और जो हैप्लॉइड DNA कंटेंट है इसी को बोलते हैं 23 DNA हेलिक्स, यानी फादर वाला जो DNA है या मदर वाला DNA, इसको हैप्लॉइड DNA कंटेंट कहा जाता है। तो चाहे इसको कहिए या इसको कहिए। तो मान लेते हैं ये हैप्लॉइड DNA कंटेंट, हैप्लॉइड DNA कंटेंट। हम आपको बता चुके हैं कि जो हैप्लॉइड DNA कंटेंट होता है उसमें कितने बेस पेयर्स होते हैं। जब हमने लैम्डा बैक्टीरियोफेज का, ई कोलाई बैक्टीरिया का, 5H174 बैक्टीरियोफेज का और ह्यूमन के हैप्लॉइड DNA कंटेंट
में बेस पेयर का नंबर बताया था, लेंथ बताया था, तो बताया था कुछ ऐसा 3.3 × 10⁹ बेस पेयर्स होते हैं। ठीक, तो 3.3 × 10⁹ बेस पेयर्स यानी न्यूक्लियोटाइड पेयर्स होते हैं। ठीक, तो मतलब यह है कि अगर इन 2300 डीएनए मॉलिक्यूल के सारे बेस पेयर्स को काउंट किया जाए तो टोटल कितने बेस पेयर हो जाएंगे? 3.3 × 10⁹ बेस पेयर्स हो जाएंगे। ठीक, ये क्लियर हो गया? तो इतने बेस पेयर फादर वाले या मदर वाले डीएनए हेलिक्सेस में है और इतने ही दूसरे वाले में भी होंगे, तो इसमें भी तो उतने ही होंगे 3.3 × 10⁹ बेस पेयर्स। तो टोटल ह्यूमन में कितने बेस पेयर्स हो गए सारे 46 डीएनए हेलिक्स में मिला करके? तो दिस प्लस दिस, यानी दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा कितना? 6.6 × 10⁹ बेस पेयर्स हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि जो 46 डीएनए हेलिक्स हैं उनको एक के नीचे ऐसे अरेंज कर दें, अगर ऐसे एक के नीचे अरेंज कर दें इनको, ठीक है ना, सटा करके, ठीक है, ऐसे अरेंज कर दें इनको, आई बात समझ में? तो मान लीजिए 46 डीएनए हेलिक्स को अगर हम अरेंज कर दें पूरा लाइन से, तो इसमें टोटल कितने बेस पेयर हो जाएंगे? 6.6 × 10⁹ बेस पेयर्स हो जाएंगे। और आपको किन्हीं दो बेस पेयर के बीच में डिस्टेंस पता है, 0.34 × 10⁻⁹ मीटर। ठीक है ना, इसी को आप बोलते हैं 0.34 mm, नैनोमीटर। किन्हीं दो बेस पेयर के बीच में दूरी कितनी होती है? 3.4 × 10⁻⁹ मीटर, या इसी को तो आप 0.34 mm या 3.4 एंगस्ट्रॉम लिखते हो भाई। ठीक है, ये बात समझ में आ गया? तो पूरी लंबाई डीएनए की यहां से यहां तक क्या होगी? टोटल लेंथ ऑफ इंटायर डीएनए मॉलिक्यूल्स जो कि ह्यूमन सेल के न्यूक्लियस में है, 46 डीएनए मॉलिक्यूल्स है, सबको एक के नीचे चिपका दो तो कितनी उनकी लंबाई हो जाएगी? तो सभी में टोटल बेस पेयर गिन लो और उसको मल्टीप्लाई कर दो इससे। आई बात समझ में? तो आइए इसको आप देख लीजिए क्या हो जाएगा। तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6.6 × 10⁹ बेस पेयर्स इनटू किन्हीं दो बेस पेयर के बीच में दूरी क्या होती है? 0.34 × 9। ठीक, तो आप अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो -9 क्या हो जाएगा? ये कट जाएगा। आई बात समझ में? और 6.6 से जब 0.34 को मल्टीप्लाई करोगे तो लगभग 2.2 मीटर के आसपास आएगा। ठीक है, तो आप पहले लिखेंगे 2.2 मीटर के आसपास आएगा, यानी 2.2 मीटर लॉन्ग डीएनए होता है। ठीक, लॉन्ग डीएनए हेलिक्सेस कई है ना इन ईच न्यूक्लियस। एक न्यूक्लियस में इतना लंबा डीएनए मॉलिक्यूल है, और जब आप न्यूक्लियस का अगर आप देखें तब उसका जो डायमेंशन, और जो न्यूक्लियस का डायमेंशन होता है ये 10⁻⁻6 मीटर होता है। डायमेंशन ऑफ न्यूक्लियस, डायमेंशन ऑफ न्यूक्लियस, तो डायमेंशन ऑफ न्यूक्लियस इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻6 मीटर, यानी न्यूक्लियस की जो अधिकतम लेंथ होती है, दूरी होती है, वो कितनी होती है? 10⁻⁶ मीटर होती है। तो 10⁻⁶ मीटर जगह में आपको 2.2 मीटर लंबा धागा घुसाना है, तो उसके लिए क्लोज पैकिंग इज रिक्वायर्ड। तो इसका मतलब हुआ कि साइज ऑफ न्यूक्लियस is very less as compared to size of DNA, total DNA content, size या लेंथ कह लीजिए, साइज या लेंथ ऑफ टोटल डीएनए कंटेंट। तो साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी लेस
as compared to size or length of total DNA content. So very tight packing or close packing of DNA helix is required. So क्या है? So very tight या close packing of DNA helixes in nucleus is required. तो अब आपको समझ में आ गया कि डीएनए मॉलिक्यूल की जो पैकिंग होती है वो क्यों जरूरी होती है, क्योंकि उसको जितने जगह में रहना है वो जगह बहुत ही छोटा है और जो डीएनए हेलिक्सेस हैं उनकी लंबाई बहुत ज़्यादा है। तो जब वो बहुत ज़्यादा क्वाइलिंग दिखाएंगे, बहुत ज़्यादा क्वाइलिंग होते होते डेंस होते होते वो उनको ऐंठते जाएंगे। किसी रस्सी को जब आप ऐंठिए तो वो छोटी होती जाती है, इतना लेवल तक ऐंठ जाइए, फिर उसको फोल्ड कर दीजिए, फिर ऐंठिए, फिर फोल्ड कर दीजिए, फिर ऐंठिए, फिर फोल्ड कर दीजिए, फिर ऐंठिए, तो छोटा होता जाएगा, तब जाकर के वो जबरदस्ती उतने ही न्यूक्लियस में वो घुसा रहेगा। आई बात समझ में? तो हमने आपको समझाया कि क्यों डीएनए हेलिक्स के क्लोज पैकिंग या टाइट पैकिंग की जरूरत पड़ती है। अब एनसीईआरटी बुक में एक सवाल पूछा है कि अगर एस्चेरिचिया कोलाई नाम के बैक्टीरिया में अगर डीएनए की लेंथ 1.36 मिलीमीटर है तो उसमें कितने बेस पेयर्स होंगे। हालांकि आपको एस्चेरिचिया कोलाई में जो डीएनए मॉलिक्यूल उसमें बेस पेयर का नंबर हम पहले ही बता चुके हैं, 4.6 × 10⁻⁶ बेस पेयर्स। तो जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा। तो इफ लेंथ of DNA molecule in E. coli, Escherichia coli, is 1.36 millimeter, then total number of base pairs in DNA molecule क्या होगा। ठीक है, तो बहुत आसान है भाई, लेंथ दिया हुआ है तो आपको किन्हीं दो बेस पेयर के बीच में दूरी तो पता है ना, तो किन्हीं दो बेस पेयर के बीच में दूरी पता है, तो आप क्या करिए, इसको आप मीटर में चेंज कर लीजिए। मैं सॉल्व नहीं करूंगा, हिंट करना, कन्वर्ट इट इनटू मीटर। ठीक, और जब मीटर में मान लो कन्वर्ट हो गया, x हो गया, तो उससे आप डिवाइड कर दीजिए किन्हीं दो बेस पेयर में डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर्स, डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर्स, और वो वैल्यू फिक्स होती है। ये वैल्यू कितनी होती है? फिक्स होती है 0.34 × 10⁻⁹ मीटर। बस, तो x की वैल्यू को जब इससे डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आनी चाहिए 4.6 × 10⁻⁶ बेस पेयर्स। ठीक है, जो कि हम पहले ही आपको बता चुके हैं। तो ये हो गया लेंथ ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल अगर दिया है तो कैसे आप उसमें बेस पेयर का नंबर बताएंगे, और अगर बेस पेयर का संख्या दिया है तो आप उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, उससे डीएनए का लेंथ पता चल जाएगा। अब देखिए, चूंकि यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस होता है, मतलब उसमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, तो उसी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर का जो सीमा है उसी में सारा डीएनए मॉलिक्यूल को अरेंज रहना है। ठीक, लेकिन जो बैक्टीरियल सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल है, तो प्रोकैरियोटिक सेल मतलब बैक्टीरियल सेल है, अगर मान लीजिए बैक्टीरियल सेल है, तो अब इसमें न्यूक्लियस होता है लेकिन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है। तो इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें डीएनए के पैकिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें भी डीएनए की पैकिंग होती है, और डीएनए जितने एरिया में पैक्ड रहता है उस एरिया को न्यूक्लियोइड कहते हैं। तो डीएनए की पैकिंग जितने एरिया में होती है उस एरिया को न्यूक्लियोइड कहा जाता है। तो न्यूक्लियोइड, ठीक है। तो यहां पर ये पॉइंट आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ऑल्दो न्यूक्लियर प्रोकैरियोटिक सेल या बैक्टीरियल सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट, बट इवन दो DNA molecule is not scattered, ये scattered या बिखरा हुआ नहीं रहता है। ठीक है, ये scattered या बिखरा हुआ नहीं रहता है। ठीक है, ठीक है, और it is condensed into
it is condensed into a region called न्यूक्लियोइड। तो ये कंडेंस रहता है डीएनए, बिखरा नहीं रहता कि जहां मर्जी वहां फैल जाए, रीजन कॉल्ड न्यूक्लियोइड। और ये डीएनए का जो मॉलिक्यूल होता है वो लूप बना के रहता है। तो जो डीएनए का मॉलिक्यूल है वो लूप बना करके रहता है, ऐसे मान लीजिए। तो ये डीएनए जो है ऐसे लूप बना करके रहता है, ये इस तरह से। और डीएनए मॉलिक्यूल डबल हेलिक्स होता है, मतलब मेरी बात समझिए, जो डीएनए मॉलिक्यूल है ना उसमें 2 स्ट्रैंड्स होते हैं, ठीक, ये हो गया। तो ये जो लूप बनेगा ना, दोनों स्ट्रैंड लूप बनाएंगे ऐसे, ये दोनों स्ट्रैंड दो स्ट्रैंड दिखाएंगे, ये 2 स्ट्रैंड है और ये लूप बना रहे हैं। आई बात समझ? यहां लूप नहीं दिख रहा है तो इनको आप लिख देंगे लूप्स ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। एक ही डीएनए मॉलिक्यूल होता है बैक्टीरियल सेल में, जीनोमिक डीएनए जिसको कहते हैं। और इस लूप बनाने में हेल्पफुल होती है कुछ प्रोटीन्स, यानी प्रोटीन्स के मदद से ये लूप बनता है। तो आप क्या करेंगे, जगह जगह ये प्रोटीन चिपका देंगे जो कि इसको लूप फॉर्म में मेंटेन रखे हुए हैं। अगर ये प्रोटीन ना रहे तो ये लूप नहीं बन पाएगा और ये डीएनए और बिखर जाएगा लंबा। तो डीएनए को बिखरने नहीं देना है, उसको जो है कंडेंस फॉर्म में रखना है। तो लूप्स ऑफ डीएनए, तो ये पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स होती हैं बैक्टीरियल सेल में, जो कि निगेटिवली चार्ज डीएनए के साथ कंबाइन करके, डीएनए पर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज, तो निगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और ये निगेटिवली चार्ज डीएनए के साथ ये जुड़ करके, डीएनए मॉलिक्यूल के साथ जुड़ करके उसको उसके पैकिंग में हेल्प करती हैं ताकि वो न्यूक्लियोइड रीजन में ही पैक रहे। अब ये जो आप रीजन देख रहे हैं, ये जो रीजन आप देख रहे हैं, ये न्यूक्लियोइड है, ये कोई मेम्ब्रेन नहीं है, ये वो इलाका है जिस इलाके में न्यूक्लियस जो है डीएनए जो है वो कंसंट्रेटेड है। इस इलाके से बाहर डीएनए नहीं बढ़ेगा। आई बात समझ में? तो ये क्लियर हो गया। तो प्रोकैरियोटिक सेल या बैक्टीरियल सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, ठीक है, लेकिन इसके बावजूद भी डीएनए मॉलिक्यूल जो है वो स्कैटर्ड नहीं होता। यूकैरियोटिक सेल में तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डीएनए को अपने अंदर ही समेट के रखने में मदद करता है। ये डीएनए बाहर ही नहीं आ सकता क्योंकि एक झिल्ली उसको बाहर आने से रोक रही है। यहां तो कोई झिल्ली नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता ही नहीं है, इसके बावजूद भी डीएनए अंदर ही है न्यूक्लियोइड रीजन में। क्यों? क्योंकि वो लूप बना करके रह रहा है, और उसको लूप इसलिए बनवाया जा रहा है ताकि वो कमी एरिया घेरे, कमी एरिया में अपने आप को हटा ले, ठीक है। और इसको लूप बनवाने में मदद कौन कर रही है? पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स कर रही है। और क्यों पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन कर रही है, क्यों नहीं नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन कर रही है? क्योंकि डीएनए खुद निगेटिवली चार्ज है। तो निगेटिवली चार्ज कोई केमिकल दूसरे निगेटिवली चार्ज केमिकल को क्या करेगा? रिपेल करेगा। तो वो पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन आकर के चिपक जाएंगी और जगह जगह डीएनए के लूप बनवाने में हेल्प करेंगे। आई बात समझ में? तो डीएनए की पैकिंग यूकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस में भी देखी जाती है, प्रोकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस में भी देखी जाती है। यूकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होती है जो कि डीएनए को क्लोज पैकिंग में मदद करती है, बाहर निकलने नहीं देती। और जो प्रोकैरियोटिक सेल का न्यूक्लियस होता है उसमें तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती ही नहीं है, तो वहां पर डीएनए की पैकिंग में सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन ही मदद करती है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये पार्ट आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। और ये जो लूप होता है ये छोटा लूप नहीं होता है, बड़े बड़े लूप्स होते हैं। तो एनसीईआरटी बुक में लार्ज लूप लिखा हुआ है, हो सकता है आप क्वेश्चन आ रहा है स्मॉल लूप, लार्ज लूप, वेरी स्मॉल लूप, तो लार्ज लूप आप लिखेंगे। अच्छा एक चीज और बता दें, जब आपको सेंट्रल डोग्मा बता रहे थे तो उसमें हमने क्या लिखा था? डीएनए से क्या बनता है? आरएनए, और आरएनए से क्या बनता है? प्रोटीन। ये था सेंट्रल डोग्मा। तो डीएनए से आरएनए के बनने को क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए से प्रोटीन बनने को क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन। और डीएनए से डीएनए के बनने को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं?
रिप्लिकेशन या डुप्लीकेशन, तो ये हो गया रिप्लिकेशन। तो ये तो आपको पता ही होना चाहिए कि डीएनए से डीएनए जब बनेगा तो रिप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए बनेगा तो ट्रांसक्रिप्शन में फिर आपको बता दे रहा हूं, और प्रोटीन आरएनए से प्रोटीन बनेगा तो ट्रांसलेशन। तो इसी को बोलते हैं सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में खाली ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन नहीं होता, रिप्लिकेशन भी आता है। जो डीएनए अपनी संख्या बढ़ाएगा ना, तो डीएनए से डीएनए तो बनेगा ही, अब फिर डीएनए से आरएनए बनेगा जरूरत पड़ने पर, आरएनए से फिर प्रोटीन बनेगी, और जब सेंट्रल डोग्मा रिवर्स बोलेगा तो रिवर्स में क्या हो जाएगा, आरएनए से फिर डीएनए बन जाएगा। आरएनए से डीएनए बनने को क्या बोलते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो जब आरएनए से डीएनए की तरफ एरो बना देंगे तो वो सेंट्रल डोग्मा नहीं हो जाएगा, वो सेंट्रल डोग्मा रिवर्स टर्म यूज कर देंगे आप। जब तक ये एरो नहीं बनेगा, सिर्फ यही रहेगा, ये रहेगा, ये रहेगा, तो सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। लेकिन जब ये एरो दिया जाएगा तो सेंट्रल डोग्मा रिवर्स। जैसा कि आपने देखा कि बैक्टीरियल सेल में भी डीएनए की पैकिंग होती है, और लूप्स के फॉर्म में, लार्ज लूप के फॉर्म में पैकिंग होती है, और उसमें पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन हिस्सा लेती है, निगेटिवली चार्ज डीएनए मॉलिक्यूल के पैकिंग में। यूकैरियोटिक सेल में ये जो डीएनए की क्लोज पैकिंग होती है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन होता है और कॉम्प्लेक्स होता है, यहाँ भी पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन का एक सेट होता है जो हिस्सा लेता है डीएनए के पैकिंग में, उनको हिस्टोन्स कहा जाता है। तो याद रखें कि यूकैरियोटिक सेल में जो डीएनए की क्लोज पैकिंग होती है, इट इज मोर कॉम्प्लेक्स, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू प्रोकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल की तुलना में जो डीएनए की क्लोज पैकिंग होती है यूकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस में, वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। और डीएनए की क्लोज पैकिंग के लिए अ सेट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स हिस्सा लेती है, अ सेट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स, ठीक है, टेक पार्ट, और इनको कहा जाता है हिस्टोन्स। तो ये कौन सी प्रोटीन्स होती है, हिस्टोन्स होती है, ठीक। अच्छा, याद रखिए हिस्टोन्स प्रोटीन पॉजिटिवली चार्ज क्यों होती है, पॉजिटिवली चार्ज होती है ड्यू टू सर्टेन अमीनो एसिड्स, याद रखिए अमीनो एसिड 20 तरह के होते हैं जो प्रोटीन बनाने में हिस्सा लेते हैं। तो उनमें से कुछ खास अमीनो एसिड होते हैं जिनकी वजह से प्रोटीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो और उन अमीनो एसिड का जो साइड ग्रुप होता है वही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। द साइड ग्रुप ऑफ अमीनो एसिड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। जब अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर हम आपको बायोमॉलिक्यूल में पढ़ाए थे तो वेरिएबल ग्रुप था ना, आर ग्रुप। तो वो जो बाकी सभी ग्रुप, अमीनो एसिड में एक एसिड ग्रुप होता है, एक अमीनो ग्रुप होता है, एक हाइड्रोजन होता है। इसके अलावा जो दो भी ग्रुप होता है उसको एक ही ग्रुप होता है, उसको आर ग्रुप बोलते हैं। डिफरेंट अमीनो एसिड में वही आर ग्रुप अलग अलग होता है। तो वो आर ग्रुप कैसा है, इसी आधार पर अमीनो एसिड भी पॉजिटिवली चार्ज, निगेटिवली चार्ज, न्यूट्रल, एरोमेटिक, ये सब होते हैं। तो हिस्टोन प्रोटीन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज होती है। क्यों पॉजिटिवली चार्ज होती है? क्योंकि कुछ खास अमीनो एसिड इसमें पाए जाते हैं। और अमीनो एसिड पॉजिटिवली चार्ज होते हैं किस वजह से? साइड ग्रुप के वजह से। जो आर ग्रुप होता है जिसको कहते हैं, इसी को आप वेरिएबल ग्रुप कहते हैं, वेरिएबल ग्रुप कहते हैं, ठीक। तो जो वेरिएबल ग्रुप होता है या जो आर ग्रुप होता है उसके वजह से अमीनो एसिड पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और इसके वजह से प्रोटीन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज होती है। तो अमीनो एसिड कौन से पाए जाते हैं हिस्टोन्स में? तो याद रखेंगे इसमें आर्जिनिन पाया जाता है और लाइसिन पाया जाता है। आर्जिनिन और लाइसिन नाम के पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड पाए जाते हैं, चार्ज अमीनो एसिड पाए जाते हैं, जिसके वजह से हिस्टोन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक। और ये हिस्टोन मॉलिक्यूल जो होते हैं वो डीएनए के क्लोज पैकिंग में हेल्प करते हैं। अब देखिए जो आर्जिनिन और लाइसिन है ये पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड है, यानी इनको बेसिक अमीनो एसिड भी कहा जाता है। जो पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड होते हैं उसी को बेसिक अमीनो एसिड भी कहा जाता है, ठीक है। अब जो ये हिस्टोन्स होते हैं ये ड्यूरिंग द पैकिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स
ये एक यूनिट बनाते हैं जिसको हिस्टोन ऑक्टामर कहते हैं। 4 तरह के हिस्टोन्स के 2-2 मॉलिक्यूल्स मिल करके हिस्टोन ऑक्टामर नाम का यूनिट बनाते हैं, ठीक है। तो ड्यूरिंग क्लोज पैकिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स, ये ध्यान रखेंगे, डीएनए हेलिक्स, ठीक है। हिस्टोन्स आर ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है, टू फॉर्म अ यूनिट ऑफ, unit of 8 histones called histone octamer, ठीक है, ये ध्यान रखना है, called histones octamer, ठीक। और डीएनए हेलिक्स is coiled on this histone octamer, यानी जो डीएनए हेलिक्स है वो कॉइल रहता है इसी हिस्टोन ऑक्टामर के ऊपर। कॉइल अराउंड लिख लेंगे, कॉइल अराउंड। तो डीएनए हेलिक्स इज कॉइल्ड अराउंड दिस हिस्टोन ऑक्टामर। अब ध्यान रखेंगे डीएनए हेलिक्स निगेटिवली चार्ज है, निगेटिवली चार्ज, ठीक है। इसको आप माइनस चार्ज लिख देंगे, ये निगेटिव चार्ज होता है। और हिस्टोन ऑक्टामर जो है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक। तो जो हिस्टोन ऑक्टामर बनता है उसमें क्या क्या होता है ये ध्यान रखना जरूरी है। तो हिस्टोन ऑक्टामर, ये मान लीजिए ये हिस्टोन ऑक्टामर है, ऐसे हम बना देते हैं, सिलेंड्रिकल डायग्राम बना देते हैं। एनसीईआरटी बुक में तो ऐसे गोला बनाया है, और इस हिस्टोन ऑक्टामर में H2A, H2B, H3 और H4, ये 4 तरह के हिस्टोन्स होते हैं और सबके 2-2 मॉलिक्यूल्स होते हैं। H2A, H2B, H3, H4, 2 molecules each, 2 molecules each। तो टोटल कितने मॉलिक्यूल हो गए? टोटल 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ हिस्टोन हो गए, और इसी को बोलते हैं हिस्टोन ऑक्टामर। तो ये हो गया हिस्टोन ऑक्टामर, हिस्टोन ऑक्टामर हो गया। एस को मान लीजिए चाहे इसको मान लीजिए, ठीक, ये बात समझ में आ गया। तो ये हो गया, ऐसे ही बना लीजिए, ये H2A, H2B, ये H3, H4, ऐसे 2-2 मॉलिक्यूल आप बना लीजिए, ठीक। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया हिस्टोन ऑक्टामर, ठीक, क्लियर हो गया। तो हिस्टोन ऑक्टामर में कितने तरह के हिस्टोन होते हैं? 4 तरह के हिस्टोन्स होते हैं। H2A, H2A, H2B, H2B, H3, H3, H4, H4, ऐसे लिख दे रहा हूँ समझने के लिए। ये हो गया H2A, तो ये भी हो गया H2A, ऐसा समझाने के लिए मॉडल डायग्राम बनाते हैं। ये हो गया H2B, तो ये भी हो गया H2B, ये हो गया H3, ये हो गया H3, ये हो गया H4, ये हो गया H4। तो 4 तरह के हिस्टोन प्रोटीन्स, और हर का 2-2 मॉलिक्यूल आपस में चिपक करके एक कोर बनाते हैं, ठीक है। और उसके चारों ओर डीएनए का मॉलिक्यूल जो है वो लिपटा रहता है, ठीक। तो इसके चारों ओर आप डीएनए के मॉलिक्यूल को लपेट दीजिए, निगेटिव जब पॉजिटिवली चार्ज है तो इसके चारों ओर आप डीएनए के मॉलिक्यूल को आप लपेट दीजिए ऐसे। ये डीएनए हेलिक्स है, ऐसे जा करके फिर ऐसे लपेट गया, आप लपेट दीजिए ऐसे, और फिर तो डीएनए मॉलिक्यूल आया, ऐसे लिपटा और ऐसे गया, समझ में? तो वही चीज एनसीईआरटी बुक में जो दिया है वो ऐसे आया डीएनए मॉलिक्यूल, वो डबल हेलिकल डीएनए मॉलिक्यूल है, ऐसे आया, ठीक है।
और इसको आप इसको लपेट रहे हैं, ऐसे लपेटे, अब फिर तो ये हो गया क्या, हिस्टोन ऑक्टामर। इसके चारों ओर जो आप लपेटे हो क्या है, डीएनए हेलिक्स है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए है ये, डीएनए हेलिक्स का पोर्शन है, छोटा सा पोर्शन है। डीएनए तो बहुत लंबा है, आ रहा है ऐसे लपेटा, फिर जा रहा है, फिर आगे और हिस्टोन मिलेगा, फिर ऐसे। तो डीएनए हेलिक्स मतलब डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, दो स्ट्रैंड एक साथ लिपट रहे हैं इसके, ये दो स्ट्रैंड है, ये दो स्ट्रैंड है, आई बात समझ। तो इसको बोला जाता है, और जब डीएनए इंटर करता है न्यूक्लियोसोम के साथ लपटने के लिए, और जब एग्जिट करता है तो एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर एक और हिस्टोन होता है जो इसको, इस पॉइंट को सील करता है ताकि खुले ना ये पॉइंट, ठीक है ना। इसको H1 हिस्टोन कहते हैं, क्या बोलते हैं, H1 हिस्टोन। तो H1 हिस्टोन का के बारे में भी ध्यान रखिएगा, ठीक है, H1 हिस्टोन क्या होता है और कितने बेस पेयर्स होते हैं इस कॉइल में। तो याद रखिएगा डीएनए हेलिक्स का जो कॉइल होता है, कॉइल ऑफ डीएनए हेलिक्स 1 3/4 कॉइल्स होते हैं। कितने कॉइल्स होते हैं, एक कंप्लीट कॉइल और दूसरा 3/4 कॉइल, और इस 1 होल 3/4 कॉइल में 200 बेस पेयर्स होते हैं। एक जगह 144 बेस पेयर लिखा है, एक जगह 200 बेस पेयर लिखा है, वहीं समरी में देखेंगे 144 लिखा है, टेक्स्ट में लिखा है 200 बेस पेयर। तो जो भी अल्टरनेट में मिले, हम इसमें हम क्या कर सकते हैं, एनसीईआरटी बुक तो यही लिखा है, ठीक। एवरेज होता है तो 144 भी सही है, 200 भी सही है। तो 200 बेस पेयर मेन टेक्स्ट में लिखा है, तो हमने 200 बेस पेयर याद रखिए। समरी में शायद 144 है, और भी टेक्स्ट में 144 145 लिखा मिलेगा, 146 भी नहीं लिखा मिलेगा। तो 144 से 200 बेस पेयर्स होते हैं जो डीएनए का डबल हेलिक्स कॉइल किया हुआ रहता है न्यूक्लियोसोम, और इस स्ट्रक्चर को न्यूक्लियोसोम कहते हैं, पूरे स्ट्रक्चर को न्यूक्लियोसोम कहा जाता है। तो दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम, तो न्यूक्लियोसोम क्या है, न्यूक्लियोसोम जो है एक कॉम्प्लेक्स है डीएनए और हिस्टोन का। तो न्यूक्लियोसोम एक क्या है, एक कॉम्प्लेक्स है ऑफ डीएनए प्लस हिस्टोन का। So nucleosome is a complex of DNA and histone, in which histone octamer forms the core, around which one whole 3:4 coils of DNA, double stranded DNA is seen। यानी एक न्यूक्लियोसोम में एक हिस्टोन ऑक्टामर होगा और उसके चारों ओर डीएनए के डबल हेलिक्स का 1 होल 3/4 कॉइल दिखेगा उसको घेरते हुए। और जो डीएनए हेलिक्स का जब कॉइल होने आता है और कॉइलिंग के बाद जब जाता है तो इस दोनों पोर्शन को कनेक्ट करता है कौन, H1 हिस्टोन, ताकि ये कॉइल खुले ना, सरक के ढीला ना हो जाए। आई बात समझ में। तो H1 हिस्टोन वो न्यूक्लियोसोम का पार्ट नहीं है, वो न्यूक्लियोसोम से बाहर है। आई बात समझ में, मतलब कोर से बाहर, न्यूक्लियोसोम ऑक्टामर का पार्ट नहीं होता H1 हिस्टोन। तो H1 हिस्टोन इज नॉट पार्ट ऑफ न्यूक्लियोसोम ऑक्टामर। H1 हिस्टोन, क्योंकि हिस्टोन ऑक्टामर में कौन कौन से हिस्टोन आते हैं, H2A, H2B, H3, H4। H1 कहीं नहीं है, H1 इस ऑक्टामर से बाहर है। अब देखिए न्यूक्लियस में क्रोमैटिन मटेरियल पाया जाता है, क्रोमैटिन थ्रेड पाया जाता है, और क्रोमैटिन मतलब होता है कलर लेने वाली बॉडी, ठीक है, द बॉडी दैट टेक्स कलर। तो ये आपको ध्यान रखना। तो न्यूक्लियस में कलर्ड बॉडीज होते हैं, आफ्टर स्टेनिंग, जब आप रंगते हैं तब, आफ्टर स्टेनिंग, और इन्हीं को बोला जाता है क्रोमैटिन। और ये क्रोमैटिन जो होते हैं वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, और कंटेन मेनी बीड्स, दाने इस पर देखे जाते हैं, यानी एक तरह से मोतियों की माला होती है क्रोमैटिन थ्रेड। तो इसको एनसीईआरटी में लिखा है बीड्स ऑन स्ट्रिंग,
थ्रेड या स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर कंटेन्स मेनी बीड्स, यानी आप इसको कह सकते हैं बीड्स ऑन स्ट्रिंग। तो बीड्स ऑन स्ट्रिंग ये किसके लिए कहा गया है? न्यूक्लियोसोम के लिए कहा गया है, न्यूक्लियोसोम। तो न्यूक्लियोसोम जो होते हैं वो रिपीटिंग यूनिट्स होते हैं। न्यूक्लियोसोम्स आर रिपीटिंग यूनिट्स एंड appear as beads on string। एक धागे के ऊपर जो दाने हैं वैसे अपीयर करता है। ये क्रोमैटिन थ्रेड है, तो इस तरह से ये न्यूक्लियोसोम दिखाई देता है। रिपीटिंग स्ट्रक्चर्स आप देखें, ये रिपीटिंग स्ट्रक्चर है ये, और ये बीड्स ऑन स्ट्रिंग आपको दिख रहा है। ये हो गया स्ट्रिंग और ये हो गया बीड्स। तो स्ट्रिंग हो गया धागा और उसके ऊपर जो न्यूक्लियोसोम आपको दिख रहा है वो हो गया बीड्स। तो ये क्रोमैटिन थ्रेड ऐसे ही दिखता है, क्रोमैटिन थ्रेड ऐसे ही दिखता है। अब इसमें हो क्या रहा है, देखो ध्यान से, ये मान लो न्यूक्लियोसोम, देखो ध्यान से, ये न्यूक्लियोसोम है, ये न्यूक्लियोसोम है, ये न्यूक्लियोसोम है, किसी का बड़ा भी उदाहरण है, ये न्यूक्लियोसोम है। अब देखो डीएनए का हेलिकल मॉलिक्यूल आ रहा है, ये डीएनए का मॉलिक्यूल आया, ये उसको कॉइल किया, फिर इधर आ गया, फिर इसको कॉइल किया, फिर इधर आ गया, फिर इसको कॉइल किया, फिर इधर आ गया, फिर इसको कॉइल किया, फिर आगे चला। आई बात समझ में? तो आप देख रहे हो 1 2 3 4 बीड है, 1 2 3 4 बीड है, ये 4 बीड का हमने बड़ा व्यू दिखा दिया। तो ये न्यूक्लियोसोम हो गया, ये न्यूक्लियोसोम, ये न्यूक्लियोसोम है, ये न्यूक्लियोसोम है, ये न्यूक्लियोसोम है, ये न्यूक्लियोसोम है। तो न्यूक्लियोसोम में क्या है? सेंटर में हिस्टोन है, 8 मॉलिक्यूल, हिस्टोन ऑक्टामर, और उसके चारों ओर क्या है? डीएनए। मतलब ये एन हो गया हिस्टोन ऑक्टामर, हिस्टोन ऑक्टामर हो गया। कितने मॉलिक्यूल है इसमें? 8। और कितने तरह के हिस्टोन है? 4, हर के 2 टाइप, हर टाइप के 2 मॉलिक्यूल। और इसके चारों ओर क्या लिखता है? डीएनए देखो लिखता है ये ऐसे, ठीक। और यहाँ पर कौन सा हिस्टोन इसको गांठ बांध रहा है? H1 हिस्टोन। इसमें कौन कौन से हिस्टोन है? H2A, H2B, H3, H4। सबके कितने मॉलिक्यूल? 2 मॉलिक्यूल ईच। H2, 8 मॉलिक्यूल ये हो गया, 1 मॉलिक्यूल ये हो गया H1। लेकिन ये न्यूक्लियोसोम से बाहर, इस स्ट्रक्चर को पूरे को बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। और जो सेंटर वाला पार्ट होता है उसको कोर बोलते हैं। सेंटर वाले पार्ट में हिस्टोन ऑक्टामर भी आता है और जो डीएनए कॉइल किया हुआ है वो पेरिफेरल पार्ट बनाता है। तो अब आपको समझ में आ गया कि रिपीटिंग यूनिट्स होते हैं क्रोमैटिन थ्रेड पर। और ये तो मान लो पहला फेज है किसका? पैकिंग का। अब पैकिंग और कॉम्प्लेक्स होना है, तो पैकिंग और कॉम्प्लेक्स होने के लिए इसको और मुड़ना पड़ेगा। अब इसको और फोल्ड होना पड़ेगा, मतलब ये ऐसे और फोल्ड हो जाएगा। ये बीड्स ऑन स्ट्रिंग देख रहे हो, ये और ज्यादा फोल्डिंग दिखा देगा, और ज्यादा फोल्डिंग दिखा देगा। तो पैकिंग और ज्यादा टाइट होती जाएगी कि नहीं होती जाएगी? तो लंबाई देखो कम होती जा रही है। पहले इतना लंबा था, अब इतना लंबा हो गया, अब और कम लंबा हो गया। तो पहले फेज की जो पैकिंग होती है उसमें हिस्टोन प्रोटीन हिस्सा लेती है। लेकिन जब इसमें फर्दर कॉइलिंग एंड पैकिंग requires special proteins, requires some special proteins, ये ध्यान रखेंगे, उनको नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन कहते हैं, ठीक है। एडिशनल सेट ऑफ प्रोटीन, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स, नॉन हिस्टोन
क्रोमोसोमल प्रोटीन। नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन NHC। अब समझ में आया NHC क्या है? नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। कहां जरूरत पड़ती है? जब डीएनए हेलिक्स पहले राउंड की पैकिंग दिखा लेता है हिस्टोन के चारों ओर, अब उससे डीएनए की लंबाई कुछ कम हुई, अब इनकी फिर से फर्दर फोल्डिंग और क्वाइलिंग की जरूरत है। फर्दर क्वाइलिंग एंड फोल्डिंग, फर्दर क्वाइलिंग एंड फोल्डिंग और पैकिंग इज रिक्वायर्ड। तो उस समय नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन भी आकर के चिपक जाती है। ये देखो नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन, ये है NHC। नीले वाली प्रोटीन आकर के देखो, ये ऐसे फोल्ड कर दो और फिर ऐंठ दो और फिर एक प्रोटीन लाके चिपका दो। वो कौन सी प्रोटीन है? नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। तो हिस्टोन प्रोटीन और नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन दोनों तरह की ही प्रोटीन डीएनए हेलिक्स के क्लोज पैकिंग में हिस्सा लेते हैं। शुरुआत में कौन सी प्रोटीन हिस्सा लेती है? हिस्टोन प्रोटीन। उसके बाद फर्दर फोल्डिंग और पैकिंग क्वालिंग होनी है, यानी फर्दर पैकिंग होनी है, तो कौन सी प्रोटीन हिस्सा लेगी? नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन हिस्सा लेगी। ठीक। अच्छा, ये जो क्रोमैटिन थ्रेड होता है, ये ध्यान रखना, ये जो क्रोमैटिन थ्रेड होता है इसमें कहीं पर टाइट पैकिंग होती है, कहीं पर लूज पैकिंग होती है। ठीक है, ऐसे। तो जहां पर लूज पैकिंग होती है, लूज पैकिंग होती है और कहीं पर टाइट पैकिंग होती है, देखो जो नहीं कि पैकिंग यूनिफॉर्म, टाइट पैकिंग। तो जहां पर टाइट पैकिंग होती है वो पोर्शन इनएक्टिव होता है, इनएक्टिव होता है, उस पोर्शन से प्रोटीन नहीं बनता है। ठीक है। तो जो टाइट पैकिंग होती है वो इनएक्टिव होता है और उस हिस्से को हेटेरोक्रोमैटिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हेटेरोक्रोमैटिन। तो क्रोमैटिन का वो हिस्सा जहां टाइट पैकिंग होती है, जैसे यहाँ टाइट पैकिंग है, यहाँ टाइट पैकिंग है, यहाँ टाइट पैकिंग है, यहाँ टाइट पैकिंग है, तो उसको हेटेरोक्रोमैटिन कहेंगे। और क्रोमैटिन का वो हिस्सा जहां लूज पैकिंग है उसको यूक्रोमैटिन कहेंगे, यूक्रोमैटिन। तो तुमको समझ में आ गया? क्रोमैटिन दो तरह का होता है। क्रोमैटिन थ्रेड में दो हिस्से दिखते हैं, दो तरह का नहीं, क्रोमैटिन थ्रेड में दो हिस्से दिखते हैं। क्रोमैटिन नाम का जो धागा होता है उसमें दो हिस्से होते हैं पैकिंग के आधार पर, एक यूक्रोमैटिन और दूसरा होता है हेटेरोक्रोमैटिन। हेटेरोक्रोमैटिन, यूक्रोमैटिन जो होता है वो लूज पैकिंग दिखाता है, लूज पैकिंग दिखाता है, कम बीट्स दिखेंगे, कम न्यूक्लियोसोम्स दिखेंगे। और हेटेरोक्रोमैटिन जो है वो टाइट पैकिंग दिखाएगा, ज्यादा डेंस होगा, ज्यादा बीट्स दिखेंगे, ज्यादा न्यूक्लियोसोम उस हिस्से में होंगे, तो उसको हेटेरोक्रोमैटिन कहेंगे। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया। और ये लाइट कलर लेगा, स्टेन्स लाइट, स्टेन्स लाइट, और हेटेरोक्रोमैटिन स्टेन्स डार्क, ये डार्क कलर देगा, स्टेन्स डार्क। तो जब क्रोमैटिन थ्रेड को जब आप रंगोगे स्टेन से तो वो यूनिफॉर्म कलर नहीं लेगा, कुछ हिस्सा गाढ़ा, कुछ हिस्सा हल्का, कुछ हिस्सा गाढ़ा, कुछ हिस्सा हल्का। तो जो हिस्सा गाढ़ा होगा वो हेटेरोक्रोमैटिन रीजन होगा, जो हिस्सा हल्का होगा वो यूक्रोमैटिन रीजन होगा। ठीक। और यूक्रोमैटिन रीजन जो है वो थोड़ा खुला होगा, उसमें पैकिंग कम होगी। ठीक है। और उस हिस्से से आरएनए बनना, प्रोटीन बनना आसान होगा क्योंकि ऑलरेडी खुला हुआ है, डीएनए खुला है वहां पर। और जो हेटेरोक्रोमैटिन हिस्सा है वो डेंस है, टाइटली पैक्ड है, उसमें हिस्टोन्स ठसे भरे हुए हैं, तो वहां से पहले हिस्टोन हटाना पड़ेगा, तब वो फ्री होगा, तब आरएनए बनाएगा, तब प्रोटीन बनाएगा। तो हेटेरोक्रोमैटिन इनएक्टिव होता है, यूक्रोमैटिन एक्टिव होता है। हेटेरोक्रोमैटिन डेंसली पैक्ड होता है, यूक्रोमैटिन लूजली पैक्ड होता है। हेटेरोक्रोमैटिन डार्क स्टेन लेता है, यूक्रोमैटिन लेस स्टेन लेता है, लाइट स्टेन लेता है। और ये एक ही क्रोमैटिन थ्रेड के दो अलग अलग पोर्शंस होते हैं, मतलब कुछ हिस्सा यूक्रोमैटिन होता है, यूक्रोमैटिक होता है, और कुछ हिस्सा हेटेरोक्रोमैटिक होता है।